जय हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोग जो है इटली के एकीकरण के बारे में पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे थे। आज उससे हम लोग आगे चलेंगे। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ये जो है इटली है, ये है सार्डिनिया, ये है पिडमाउंट, यहाँ पे है सार्डिनिया, नीस, सिवाय, और यहाँ पर देखिएगा लोम्बार्डी, फिर यहाँ पर देखिएगा वेनेशिया, ये हो जाएगा परमा, मोडेना, टस्करी, यहाँ से ये पोप, ये हो जाएगा नेपल्स, और ये बगल में सिसिली। तो ये है, आपको याद रखना है, पिडमाउंट, सार्डिनिया, नीस, सिवाय, ये है वेनेशिया, ये है लोम्बार्डी, ये है वेनेशिया, ये है परमा, मोडेना, टस्करी, परमा, मोडेना, टस्करी। और फिर ये जो आप देख रहे हैं, ये पोप यहाँ पे रहते हैं, ये जो है नेपल्स है, और ये है सिसिली। इसमें हम लोग देख लिए थे कि जो इटली के राजा थे उनका यह सार्डिनिया है, और पिडमाउंट भी उन्हीं का है, नीस भी उन्हीं का था, सिवाय भी उन्हीं का, लेकिन फ्रांस का सहयोग करने की वजह से जो है इसको दे दिया गया। अब यहाँ पर यह है कि जब इटली के राजा चार्ल्स एल्बर्ट का ये सार्डिनिया, पिडमाउंट उनका है, लेकिन उनका कहना था कि हमको तो पूरा ये इटली चाहिए। अब इसके लिए जो है इटली के एकीकरण का प्रयास कौन कर रहा है? काउंट काबूर। 1853 में और 54 में एक लड़ाई हुआ था, एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध को कहा जाता है क्रीमिया का युद्ध। और उस क्रीमिया की युद्ध में फ्रांस और रूस लड़ रहे थे। अब चूंकि काउंट काबूर, देखिए, जब चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु हो गई तो उन्होंने तो इटली का एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन लोकतंत्र चाहते थे। मेजनी चाहता था इटलीकरण का प्रयास करना, मेजनी भी चाहता था, लेकिन वह जो है गणतंत्र का समर्थक था। तो इसी कारण जो है उनके समय में इटली का एकीकरण अधूरा रहा। लेकिन जब विक्टर इमैनुअल राजा बने तो उन्होंने काउंट काबूर को, विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री काउंट काबूर को बनाया। अब ये काउंट काबूर पूरे अच्छे तरीके से इटली का एकीकरण का प्रयास कर रहे हैं। तो चूंकि काउंट काबूर, इनको सबसे शक्तिशाली देश के साथ दोस्ती करना है, और सबसे शक्तिशाली देश है फ्रांस है। ये शक्तिशाली देश के साथ इसलिए दोस्ती करना चाहते हैं क्योंकि इटली का ये जो क्षेत्र है लोम्बार्डी और वेनेशिया, यह बगल का ऑस्ट्रिया लिया हुआ है। यहाँ पर एक देश है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ले लिया है, कब्जा किया हुआ है। और यहाँ पर पोप रहते हैं, और ऑस्ट्रिया के ही हैबसबर्ग के अलग अलग युवराज परमा को लिए हैं, मोडेना को लिए हैं, टस्करी को लिए हैं। और नीचे का जो आप नेपल्स और सिसिली देख रहे हैं, इसको जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक बूर्बो वंश को दे दिया था। यानी ये कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि पूरे इटली का पूरा क्षेत्र जो है टुकड़ों में बटा हुआ है। अब सभी जब अलग अलग, इटली है काउंट काबूर का, इटली है विक्टर इमैनुअल का, अब इसी के देश को दूसरे देश ने बांट दिया है और उस पर कब्जा किया हुआ है। और उनकी तुलना में ये काउंट काबूर यानी कि विक्टर इमैनुअल थोड़ा कम पड़ रहे हैं, यानी कमजोर पड़ रहे हैं।
तो इनका मानना है कि हम जो है सबसे शक्तिशाली देश के साथ दोस्ती कर लेते हैं और तब उसका सहयोग लेकर के अपने देश को बनाएंगे, यानी एकीकरण करेंगे। 1853-54 में जब एक लड़ाई होती है क्रीमिया का युद्ध, तो वह लड़ाई जो है रूस और फ्रांस के बीच हो रहा है। अब काउंट काबूर को फ्रांस का मित्र बनना था, तो फ्रांस जब रूस को मार रहा था तो इन्होंने सहयोग कर दिया, 50,000 सेना दे दिया। किसने? काउंट काबूर ने 50,000 सेना दे करके एकदम चिट्ठी लिख करके भेज दिए कि आप हमारे मित्र हैं। फ्रांस किससे बोला कि आप हमारे मित्र हैं और आप संकट में पड़े हुए हैं, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि आपका हम सहयोग करें। फ्रांस को जब 50,000 सेना और चिट्ठी मिली काउंट काबूर की तरफ से, तो फ्रांस एकदम गुड बोला ठीक है। और ये काउंट काबूर बोले इतना ही मत समझिए, घटेगा तो और सहयोग करेंगे, हथियार देंगे, आप लड़ाई लड़िए। और इसका नतीजा यह हुआ कि फ्रांस जो है लड़ाई लड़ा और फ्रांस जीत गया, रूस हार गया। क्रीमिया का युद्ध किसने जीता? फ्रांस जीता। अब जब युद्ध समाप्त होता है तो काउंट काबूर को फ्रांस के उस समय के राजा जो नेपोलियन तृतीय थे, काउंट काबूर को बुला करके एकदम फोटो खिंचा रहे हैं और इनका पीठ थपथपाएं कि अब टेंशन नहीं करना है, आपको भी कभी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो हमको बोलिएगा। अब काउंट काबूर को यह बात सुन करके एकदम जो है पावर ही बढ़ गया। और जब उधर से आए काउंट काबूर तो बोले कि मेरा एक सहयोग है, मतलब इनसे फ्रांस के राजा से नेपोलियन तृतीय से बोले कि देखिए ना, मेरा अपना अपना क्षेत्र है, मेरा ही देश के कुछ हिस्सों पर ऑस्ट्रिया अपना कब्जा जमाया हुआ है। बुर्बो वंश जो है हमारे नीचे वाले क्षेत्र को लिए हैं, पोप ये सब जो है लिए हुए हैं, परमा मोडेना टस्करी सबको जो है, जो हमारा ही देश था, इटली हमारा ही देश था, हमको सिर्फ इतना ही मिला हुआ है, अब बाकी सब जो है इस पर जो है दूसरे देश का कब्जा है। तो इन्होंने क्या कहा, फ्रांस की कोई बात नहीं, जब आपको आवश्यकता पड़ेगी हमारी हेल्प की तो हम आपका भरपूर मदद करेंगे, आप हमको विकट परिस्थिति में बुलाइएगा। अब इतना सुनना था विक्टर इमैनुअल का, काउंट काबूर का। वही विक्टर इमैनुअल राजा थे और प्रधानमंत्री काउंट काबूर थे इटली का। इनका इतना सुनना था कि इनका मनोबल बढ़ गया। और जब मनोबल बढ़ गया तो जब इधर से काउंट काबूर फ्रांस के राजा से मिल कर के आ रहे हैं तो एकदम जो है सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि अब जो होगा ऑस्ट्रिया तुमको हम देख लेंगे। और बार बार बीच बीच में धमकाते भी हैं काउंट काबूर, लेकिन ऑस्ट्रिया डर से कुछ नहीं बोल रहा है। बीच में एक आध बार गोली वोली भी इधर चला दिया ऑस्ट्रिया की तरफ, ऑस्ट्रिया के क्षेत्र पर एकदम जो है गोली चला रहे हैं, बम हल्का फुल्का मार भी रहे हैं। तो ऑस्ट्रिया जो है चुपचाप है, नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया जान रहा है कि काउंट काबूर का दोस्ती सबसे शक्तिशाली देश फ्रांस के साथ हो गया है। अब क्यों ऑस्ट्रिया जो है बोलेगा? क्योंकि इसका पावर बढ़ गया है, इसका दोस्ती जो फ्रांस के साथ हो गया है। अब यही देखते देखते बीच में कई बार धमकाया भी काउंट काबूर, लेकिन ऑस्ट्रिया कब तक सहता? इसका परिणाम यह हुआ कि 1859 में लड़ाई जो है कर लिया फ्रांस, ऑस्ट्रिया ने काउंट काबूर के साथ, इटली के साथ लड़ाई कर लिया। और जब काउंट काबूर को मारने के लिए ऑस्ट्रिया आया तो काउंट काबूर ने फौरन जो है फ्रांस को बोली कि देखिए ऑस्ट्रिया हमको मारने आया है। ऑस्ट्रिया मारने आया है? फ्रांस कर रहा है ऑस्ट्रिया मारने आया है, ठहरो उसको हम बताते हैं। अब जो है फ्रांस जो है ऑस्ट्रिया को मारने लगा, मारते मारते देखते देखते जो है जो लोम्बार्डी ऑस्ट्रिया का था वह जो है काउंट काबूर ले लिए थे, उसको जीत गए थे। अब जो है वेनेशिया भी जीतने वाले थे, जब तक ऑस्ट्रिया जो है जाकर के फ्रांस से कह रहे हैं कि ये महाराज आपसे हमको किस बात की दुश्मनी है कि आप हमको मार रहे हैं, हमको तो मेन काउंट काबूर को, इटली को ठीक करना है, आप हम ही से काहे लड़ रहे हैं। तो फ्रांस कह रहा है कि खबरदार उससे अगर लड़ाई किया तो हमारा दोस्त है, हमारा साथ दिया है। तो ऑस्ट्रिया बोला कि कोई बात नहीं, चलिए वह जो है लोम्बार्डी जीत लिए हैं, रहने दीजिए,
लेकिन हमारा अब वेनेसिया कम से कम हमको रहने दीजिए। काउंट काबूर को जो है फ्रांस बोला, यानी कि राजा नेपोलियन तृतीय बुलाया, बोले कि कोई बात नहीं, तुमको एक लोम्बार्डी मिली है क्या, वेनेसिया रहने दो, ऑस्ट्रिया को रहने दो। तो काउंट काबूर ने भी कहा कि कोई बात नहीं, जब आप कहते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन इन तीनों का क्या करे, फ्रांस से जब इन्होंने पूछा कि इन तीनों का क्या करे, परमा, मोडेना, टस्करी, ये तीनों का क्या करे, तो फ्रांस का राजा नेपोलियन तृतीय कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, वहाँ पर जनमत संग्रह करा लो, अगर तुम्हारे पक्ष में वहाँ की जनता है तो दहर दपोच करके उसको भी अपने में मिला लो, देख लो अपना वहाँ पे जो जैसी जनता की स्थिति है उसके अनुसार, जनता की जो सहमति है उसकी सहमति के अनुसार चलो। अब कौन ऐसा जनता है, किस देश की जनता जो है अपने ही देश के साथ जुड़ना नहीं चाहेगी, अपने ही देश में एकीकरण होना नहीं चाहेगी, तो यहाँ पर जनमत संग्रह करा करके और यहाँ पे किसने, काउंट काबूर ने धर दबोच मार उठा पटक किया और ये परमा, मोडेना, टस्करी तीनों को जो है जीत लिया और अपने में मिला लिया। तो इसको भी जीत लिया, लोम्बार्डी को, ठीक है। अब जो है जब इस तरीके से इटली का एकीकरण हो रहा है तो मेजनी के साथ एक व्यक्ति प्रयास किया था इटली का एकीकरण का, उसका नाम था गैरिबाल्डी, जो कि मेजनी के साथ जो है था। लेकिन मेजनी फाइनली 1848 के क्रांति के बाद जो है उसने इटली के एकीकरण के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वह हार गया था। और जब हार गया था तो गैरिबाल्डी वो भी चला गया, मेजनी भी चला गया इटली को छोड़ करके, और फाइनली जो है गैरिबाल्डी भी चला गया नाव चलाने के लिए। लेकिन जब गैरिबाल्डी देखा कि इटली का एकीकरण हो रहा है तो उसका जो है हिम्मत बढ़ा, हौसला बढ़ा, और उसने क्या किया, गैरिबाल्डी ने 1000 लोगों का सेना बनाया और सबको जो है लाल कुर्ता पहनाया, लाल कुर्ता पहना करके लाल कुर्ती सेना का गठन किया, लाल कुर्ती सेना का गठन कर दिया। इसमें 1000 थे, सबको जो है लाल कुर्ता पहना करके और चल दिया इटली के एकीकरण के लिए। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आते आते यह जो है बुर्बो वंश जो कि नेपल्स और सिसिली के लिए हुए थे, इन दोनों क्षेत्र को इतना मारा गैरिबाल्डी, 1000 लोगों का सेना लेकर के चला था, पेशे से नाविक था, और आ करके बुर्बो वंश जो कि नेपल्स और सिसिली को अपने कब्जे में लिए हुए थे, इसको जीत लिया। कौन, गैरिबाल्डी जीत लिया। और देखते देखते जो है जब इस क्षेत्र पर इसका कब्जा हो गया, नेपल्स और सिसिली पर, ये नेपल्स है ये सिसिली है, इन दोनों क्षेत्रों पर जब गैरिबाल्डी का कब्जा हो गया तो इसने, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इसने जो है विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया, बोला कि पूरा इटली एक जैसा दिखता है, इसीलिए यह जो है हम भले क्षेत्र जीते हम आप ही को दे रहे हैं, लीजिए इटली का एकीकरण इस तरीके से हो जाएगा। विक्टर इमैनुअल बोला कि हमको काहे दे रहे हैं, ये ऊपर वाला उत्तरी भाग, नीचे वाला दक्षिणी भाग, ऊपर में टोटल का राजा हम हैं, ऊपर में काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया है, आपको नीचे वाला का प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो गैरिबाल्डी बोला नहीं, तब तो फिर इटली का एकीकरण कैसे हो पाएगा, तब तो फिर इटली दो भागों में बट गया, उत्तरी और दक्षिणी। हम चाहते हैं, गैरिबाल्डी कहता है कि हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा इटली एक हो, इसीलिए यह हम आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जान करके आश्चर्य होगा, गैरिबाल्डी जो है इस क्षेत्र को जीत करके विक्टर इमैनुअल को यानी काउंट काबूर को दे दिया, और इस तरीके से इतना जो है आप क्षेत्र देख रहे हैं इटली का एकीकरण हो गया। लेकिन गैरिबाल्डी जाते जाते कह रहा है कि ये पोप वाले को हम ठीक करेंगे, पोप वाले को ठीक करेंगे, इसको भी जीत करके देंगे। तो इसको समझा रहा है काउंट काबूर, गलती से भी इसको पोप को मारने का प्रयास मत करना, क्योंकि इसकी सुरक्षा में फ्रांस अपना सेना लगाया हुआ है, जो कि फ्रांस सबसे शक्तिशाली देश है, और यह जो है अपना सेना लगाया हुआ है। तो जब इन पोप को जब आप मारिएगा तो फ्रांस छोड़ेगा नहीं, इसीलिए इसको रहने दीजिए, जैसा है जैसा होगा देखा जाएगा। तो फिर जो है गैरिबाल्डी अपना नाव चलाने के लिए चले गए। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा, आपको जान करके आश्चर्य होगा
कि जब नाव चलाने के लिए चले गए तो कुछ ही दिन के बाद जो है काउंट काबूर की, यानी 2-3 साल के अंदर में जो है काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो विक्टर इमैनुअल जो कि राजा थे, यह फिर से गैरिबाल्डी को बुलाते हैं, कहते हैं कि इधर आइए, देखिए काउंट काबूर तो नहीं है, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि राजा तो हम हैं लेकिन संपूर्ण इटली का प्रधानमंत्री हम आपको बनाना चाहते हैं, हम आपको बनाना चाहते हैं। अब चूंकि गैरिबाल्डी को पहले भी प्रधानमंत्री का पद मिल चुका था लेकिन इसको इन्होंने त्याग दिया था, है कि नहीं। लेकिन काउंट काबूर अब नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो पूरा का पूरा इटली का प्रधानमंत्री बना रहा है विक्टर इमैनुअल गैरिबाल्डी को कि हम आपको बना रहे हैं। लेकिन आपको जान कर क्या आश्चर्य होगा कि गैरिबाल्डी ने कहा कि फिर लोग हमें क्या कहेंगे, फिर लालच में आकर के प्रधानमंत्री बन गया। आपको जान कर क्या आश्चर्य होगा, गैरिबाल्डी ने उस प्रधानमंत्री के पद को जो है ठुकरा दिया, मतलब कि त्याग दिया। इसके पास तो था बनने का लेकिन इन्होंने त्याग दिया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जनता कहेगी कि फिर जो है यह लालच में आकर के बन गया, क्योंकि पहले तो इसको प्रधानमंत्री बनाया गया था तो यह नहीं बन रहा था, लेकिन फिर आकर के लालच में प्रधानमंत्री बन गया। इस बात से जो है गैरिबाल्डी प्रधानमंत्री के पद को त्याग दिए, नहीं बने और फिर अपना नाव चलाने के लिए चले गए। तो जो है पूरा का पूरा इटली का राजा विक्टर इमैनुअल ही है। लेकिन इस त्याग को देख करके, गैरिबाल्डी के इतने बड़े त्याग को देख करके भारत के नेता लाला लाजपत राय ने इनके ऊपर जो है पुस्तक लिखा है, जीवनी लिखा। तो उसमें बताया कि अगर सबसे बड़ा कोई नेता, अगर सबसे बड़ा जो है किसी ने त्याग किया तो वह गैरिबाल्डी था। त्याग करे तो कोई गैरिबाल्डी जैसा। लेकिन आज के नेता लोग को क्या कहिएगा, एक कोई राज्य है, उस राज्य का एक प्रधानमंत्री है, लेकिन आज के नेता इतने लालची हो चुके हैं कि इस सिर्फ इतना कहिए ना कि हम चाह रहे हैं इसको जो है 4 भाग में तोड़ करके, जो कि एक क्षेत्र था, एक क्षेत्र का एक मुख्यमंत्री है, हम चाह रहे हैं कि इसको जो है 4 भागों में तोड़ करके 4 ठो मुख्यमंत्री बनाए तो एकदम जो है धाय से नेता रेडी हो जाएगा, सब मुख्यमंत्री बनने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन ये नहीं देखेगा कि इतने बड़े क्षेत्र को तोड़ करके 4 हिस्सों में बांटा जाएगा तो फिर इसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, कैसे ये राज्य चल पाएगा, ये नहीं देखेगा। बस उसको नेता, उसको मंत्री बस बनना है, मुख्यमंत्री बनना है तो दाएं से रेडी हो जाएगा। जबकि गैरिबाल्डी के त्याग को देखिए, गैरिबाल्डी जो है पूरा इटली का प्रधानमंत्री, सोचिए ना, पूरा इटली के इतने बड़े क्षेत्र का प्रधानमंत्री स्वेच्छा से दे रहा है विक्टर इमैनुअल, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, स्वेच्छा से दे रहा है। लेकिन ये स्वेच्छा से त्याग भी रहा है कि बोले कि नहीं हम नहीं बनेंगे, जनता क्या कहेगी। तो ऐसे ऐसे जो है त्यागी लोग थे। और यही देख करके लाला लाजपत राय ने इनके बारे में बुक लिखा, जो किताब लिखा तो उसमें लिखा कि त्याग करे तो कोई गैरिबाल्डी जैसा, त्याग करना कोई सीखे तो गैरिबाल्डी से। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिएगा तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है, ये पोप यहाँ पे है और ये जो है वेनेसिया, ये 2 ठो क्षेत्रों का अभी इटली में एकीकरण नहीं हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1866 में एक लड़ाई हुई, जिस लड़ाई का नाम है सेडेवा का युद्ध, सेडेवा का युद्ध, ठीक है, सेडेवा का युद्ध। किसका? सेडेवा का युद्ध। तो 1866 में जब लड़ाई हुई सेडेवा का, तो उसमें क्या हुआ कि वह लड़ाई था ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच। इस लड़ाई में जो है जर्मनी मार रहा है ऑस्ट्रिया को। तो जर्मनी जो इस क्षेत्र पर अपना कब्जा किया था, वेनेसिया पर, यहाँ पर अपना सेना लगाया हुआ था। लेकिन जब देखा ऑस्ट्रिया कि जर्मनी हमको मार रहा है, ऑस्ट्रिया एकदम जो है पिटा रहा है, तो अपना बचाव करने के लिए यहाँ से अपना सेना खींच लिया, बोला कि बाद में देखा जाएगा, पहले अपना देश देखो। तो जैसे ही यहाँ से अपना सेना हटाया, विक्टर इमैनुअल ने इस क्षेत्र को अपने में लपेट करके इटली के एकीकरण में मिला लिया। तो इस तरीके से वेनेसिया अब जो है विक्टर इमैनुअल का यानी इटली में एकीकरण हो गया। एक और आपको जानकर क्या आश्चर्य होगा, 1870 में एक लड़ाई हुई थी, सेडोन का युद्ध। उसमें जो है फ्रांस और जर्मनी के साथ लड़ाई है।
फ्रांस और जर्मनी लड़ रहे हैं 1870 में, उस युद्ध का नाम है सेडन का युद्ध। तो उसमें जो है अब जर्मनी मार रहा है फ्रांस को। जर्मनी किसको मार रहा है? फ्रांस को मार रहा है। लेकिन फ्रांस जो है अपना सेना यहाँ पर पोप की सुरक्षा में लगाया हुआ था। तो जब देखा फ्रांस की बाप रे, तो जर्मनी मार के एकदम गर्दा गर्दा उड़ा रहा है, तो बोला कि बाद में देखा जाएगा, बाद में पोप की सुरक्षा देखा जाएगा, पहला अपना देश बचाओ। तो यहाँ से अपना सारा का सारा सेना खींच लिया फ्रांस, और यहाँ पर पोप थे। और जैसे ही देखे विक्टर इमैनुअल कि यहाँ से फ्रांस अपना सेना खींच लिया है, तो इसकी सुरक्षा में कोई नहीं है, तो इसने विक्टर इमैनुअल ने फटाक से जो है इस पोप वाले क्षेत्र को अपने में मिला लिया। तो इस तरीके से जो है संपूर्ण इटली का एकीकरण हो गया। समझ में आया ना? तो यही बहुत बड़ा चेंजिंग है। और इसी लड़ाई पर आपको जान करके आश्चर्य होगा, 10 मई 1871 का वह दिन, जिस दिन जो है यूरोप में सबसे शक्तिशाली जो कि फ्रांस था, वह फ्रांस जो है हार गया। और जिस जर्मनी का पूरे यूरोप में नाम नहीं था, वह जो एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। तो क्वेश्चन पूछेगा, किस युद्ध से एक यूरोपीय शक्ति का पतन और दूसरे यूरोपीय शक्ति का उदय हुआ? तो याद रखिएगा 1870-71 में, 1870 से लेकर के 1871 तक एक साल चल रहा था। 1870 के सेडन युद्ध से, ठीक है, सेडन युद्ध के समय से, यानी कि 1870 से लेकर के 1871 के बीच एक संधि हुआ था। 1871 में 10 मई 1871 को एक संधि हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि। उस संधि के तहत जो है जर्मनी, जो कि अभी पूरे यूरोप में नहीं जाना जाता था, वह एक शक्तिशाली देश के रूप में, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर गया। और जो यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश फ्रांस था, उस फ्रांस का पतन हो गया, कमजोर हो गया। तो यही था इटली का एकीकरण। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग किसका एकीकरण देखेंगे? जर्मनी का एकीकरण देखेंगे। और तब जो है एक और क्लास लेंगे, उसके बाद जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जो है उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद में अति लघु, लघु, दीर्घोत्तरीय, तब जो है संपूर्ण तरीके से जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ में आया है ना? तो इस तरीके से आप लोगों को चलना है और पूरे धमाकेदार तरीके से चलना है और एक नई शुरुआत करनी है, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जोश जुनून के साथ। और दूसरी बात देखिए, ये डेली जो है कितने बजे से क्लास? डेली सुबह में 6 बजे से आप लोग आ जाइएगा। जितने भी लोग जो है ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग कीजिए। यदि आपको लगता है कि ऑफलाइन क्लास लेना चाहिए, तो आप बेहिचक जो है मोतिहारी आ जाइए, आपको जो है पूरे अच्छे तरीके से तैयारी होगा। मिलते हैं फिर हम लोग कल सुबह में 6 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कल जो है जर्मनी के एकीकरण से देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण से देखेंगे कल।